हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और हमने बाबर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से बहुत छोटी उम्र में बाबर जो है अपने एरिया का सुल्तान बन जाता, अपने एरिया का रूलर बन जाता है और किस तरीके से वो अपने आप को धीरे धीरे इस्टेब्लिश करता है, लड़ाइयाँ लड़ता है, अपने आप को ये दर्शाता है कि कितना अच्छा वो एक वॉरियर है। तभी भारत के अंदर दौलत खान लोधी उसको इनवाइट करता है कि वो इब्राहिम लोधी को जो है अब उसकी गद्दी से हटा सके, लेकिन दौलत खान लोधी खुद उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो वो पहले दौलत खान लोधी को हराता है और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी से लड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोधी को हराकर वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर अपना राज स्थापित करता है और इसके साथ ही ये शो कर देता है कि अब उसका जो एम्पायर है इंडिया में इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बाबर ने धीरे धीरे करके अपने आप को भारत में इस्टेब्लिश करना शुरू किया। उन्हीं इसके लिए उसने कुछ बैटल्स लड़ी थी, जिसमें से कुछ बैटल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका बैटल है बैटल ऑफ खानवा। पानीपत की लड़ाई के बाद जो उसको बैटल का सामना करना पड़ा वो था बैटल ऑफ खानवा। राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, उनके अंडर में एक राजपूत कॉन्फेडरेसी बनी थी, जिसमें कई सारे राजपूत राजाओं ने मिलकर जो है बाबर की आर्मी से लड़ाई लड़ी थी खानवा के अंदर, जो आगरा के पास एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर राजपूत बहुत डेस्परेटली, बहुत ही हिम्मत से लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बाबर के पास बहुत अच्छी आर्टिलरी होती है, बहुत अच्छे घुड़सवार होते हैं, इस वजह से बाबर की आर्मी के सामने राजपूत टिक नहीं पाते और इस बैटल में वो हार जाते हैं। बैटल ऑफ खानवा बैटल ऑफ पानीपत से भी एक इम्पॉर्टेंट बैटल साबित होता है, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये मार्क्ड होता है कि दिल्ली का सुल्तान जो है वो हट गया है और अब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया है। लेकिन बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर का सुप्रीम कंट्रोल जो है वो पूरे सेंट्रल इंडिया के ऊपर हो जाता है। अभी तक तो सिर्फ दिल्ली पर था, लेकिन खानवा के बाद पूरे सेंट्रल इंडिया के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़े ऑब्स्टेकल थे उसके राह के अंदर, ये राजपूत, वो इस खानवा बैटल के अंदर हार जाते हैं और इस वजह से एक सुप्रीम पावर बनकर बाबर सामने आता है। नेक्स्ट बैटल जो वो लड़ता है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी के जो राजपूत होते हैं वो मालवा के अंडर में, जिसमें मदीनी राय इनके अंडर में जो है वो फिर से लड़ाई लड़ते हैं चंदेरी के अंदर। 1528 सीई में बाबर जो है चंदेरी का फोर्ट के ऊपर कब्जा करता है और उसको अपने अंडर कर लेता है और इस तरीके से जो थोड़े बहुत राजपूत बचे होते हैं खानवा के बाद, वो इस चंदेरी के बैटल में हार जाते हैं और अब कोई भी राजपूत नहीं बचता जो बाबर की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सके, जो बाबर की अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। और इस तरीके से सारे राजपूत, चाहे वो बैटल ऑफ खानवा हो और उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी हो, इन दोनों बैटल्स के अंदर सारे राजपूत उसके सामने हार मान लेते हैं। अब नेक्स्ट है बैटल ऑफ घाघरा। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि राजपूत उसके अगेंस्ट थे, राजपूतों ने लड़ाई लड़ी और किस तरीके से राजपूत उससे इन दोनों बैटल्स के अंदर हारे जाते हैं। बैटल ऑफ घाघरा के अंदर अफगान्स आते हैं, वो अफगान्स जो बाबर को उसकी गद्दी से हटाना चाहते होते हैं। तो ये रिबेलियंस अफगान जो है वो बिहार और बंगाल में बाबर की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं और इसीलिए 1529 सीई में बाबर का इन्हीं अफगान्स के साथ एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा में, घाघरा एक जगह है बिहार के अंदर। 1530 सीई में वो इस बैटल में इन सबको हराकर पंजाब, दिल्ली और गंगा के किनारे के जितने भी एरिया होते हैं उन सब का मास्टर बन जाता है और बाबर एक बहुत पावरफुल रूलर बनकर साबित होता है। तो ये थे उस बाबर की बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स जो उसने लड़े और उसके बाद उसने भारत में अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश किया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी आता है, बाबर्स मेमोयर्स, यानी कि बाबर के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं बाबर की जीवनी। तो बाबर के जो मेमोयर्स हैं उसको बोला जाता है तुजुक ए बाबरी, जो बहुत ही फ्लॉलेस टर्किश के अंदर लिखी गई है और वर्ल्ड की सबसे अच्छी ऑटोबायोग्राफीज में से एक मानी जाती है।
उसमें उसने इतनी अच्छे तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व करके लिखा है। उसकी पेंटिंग्स, उसकी ग्राफिक्स और इतनी फैसिनेटिंग पिक्चर्स हैं, इतनी अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़। उसकी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में उसने लिखा है, उसके एडवेंचर्स जो उसने किए, उसने जो अचीव किया, उन सब के बारे में उसने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा है। इन सब के अलावा उसके जो देशवासी थे, यानी कि जहाँ पे भी उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, वहाँ के लोगों की हैबिट, कस्टम्स कैसे दिखते थे, क्या क्या काम करते थे, कैसे मैनर्स थे, उन सब के बारे में भी उसने इसमें लिखा है। इसके अलावा जब उसने हिंदुस्तान का डिस्क्रिप्शन दिया तो उसमें भी हर चीज़ बहुत डिटेल्ड और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से लिखी कि कैसी कैसी इसकी बाउंड्रीज़ है भारत की, कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या रिसोर्सेज है, कैसे रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाते हैं, इन सब के बारे में उसने बहुत बारीकी से डिटेल में लिखा है। और इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज़ में से एक मानी जाती है। उसकी जो ऑब्जर्वेशन रही, चाहे वो भारत में उगने वाले फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, उन सब के बारे में उसने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है। तो इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़कर हमें उस वक्त के बारे में जानने को बहुत कुछ मिल जाता है और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानी जाती है। बाबर के जो ग्रैंडसन थे अकबर, उनके रीजन के दौरान ये तुजु के बाबरी को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज के अंदर और इसको नया टाइटल दिया गया बाबरनामा। तो ये 2 लैंग्वेज इसमें अवेलेबल हो गई, टर्किश में और पर्शियन में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर के टॉपिक्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे आगे के आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं।